हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं पढ़ ली हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर्स में। गॉस लॉ क्या होता है उसका वेरिफिकेशन हमने कर लिया था। अब हमको इस गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये टॉपिक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई और नीट वगैरह के लिए भी ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका मेन जो पर्पज़ है वो यहाँ पर क्या है, गॉस लॉ का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा डेरिवेशन हमारा अब आने वाला है इस गॉस लॉ को यूज़ करते हुए। बहुत ही आसान टॉपिक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, 2 चीज़ आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको वही चीज़ें रिपीट करनी है। ठीक है, तो पहला लेक्चर यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसके बाद मुझे लगता है कि बाकी की चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या स्टेप जो है वहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जो कि मैं आप लोगों का कर ही रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कितनी होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², इतनी आई थी। ये एक्सप्रेशन विद द यूज ऑफ गॉस लॉ को यूज करते हुए हम कैसे डिराइव करेंगे, ये हमको इस लेक्चर में देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है और थोड़ा सा नीचे इसको बनाता हूं। मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, जिससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पता करना है। तो हमने इसकी डिस्टेंस को मान लिया है R। अब गॉस लॉ का यूज करना है, तो गॉस लॉ को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से होता हुआ एक हम गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ये गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्यों स्फेरिकल होगा, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हमको फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। गॉस लॉ क्या बताता है, फ्लक्स की वैल्यू को बताता है। गॉस लॉ को एक बार याद कीजिए, क्या है, फ्लक्स = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे सरफेस कैसा भी हो, अगर इस पूरे के पूरे सरफेस के अंदर चार्ज Q है तो फ्लक्स यहां पर कितना होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। गॉस लॉ का यूज करते हुए सबसे पहली बात तो हम ये यहां पर लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। दोनों की वैल्यूज को आपस में इक्वेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पॉइंट P के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस एरिया लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है ds। अगर ds है तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d∅ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी वजह से जो बाहर की तरफ निकल रही हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम इसी डायरेक्शन में होंगी। ये सरफेस हो गया और ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। अब हमको पता है कि फ्लक्स = अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स we know that d∅ किसके होगा, E.ds cos थीटा के इक्वल होगा। तो d∅ की वैल्यू को और ज़्यादा हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू को cos 0 रखेंगे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या बच जाएगा, E.ds
एज सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0 और कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो इसलिए डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस हो गया। इतनी आगे वैल्यू। यहाँ पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे के पूरे सरफेस से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी spherical Gaussian surface क्या होगी उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू फाई के इक्वल होगी। फाई हमको कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा। क्लोज इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी फाई का करेंगे, यानी कि इस पूरे के पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी छोटी चीज़ को एनलार्ज करना, ठीक है। तो ये छोटा सा एक सरफेस है, इसके ऊपर इस सरफेस को इनलार्ज कर देंगे तो ये बड़ी सी बॉल जो है हमारी, उसका सरफेस एरिया यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ई डी एस के इक्वल। हमको पता है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इस स्फीयर पे हम कहीं पे भी लेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा आर ही रहेगी, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस पे इक्वल ही होनी चाहिए उसके सरफेस पे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन के बाहर हम इसको निकाल सकते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इस क्लोज सरफेस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई एस, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमको पता है कि सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो इसलिए फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ की मदद से हम ऑलरेडी जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू किसके होगा, क्यू इनसाइड टोटल जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है फ्लक्स की वैल्यू हमेशा। तो हम इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में अगर हम देखें तो ये दोनों फ्लक्स की वैल्यू को ही तो बता रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर हम लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन, ये देखिए 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लेके आ जाते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को हम क्यू के नीचे लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको सेम जो है यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया जो कि हम लोग कूलम्स लॉ का यूज करते हुए डिराइव किए थे, ठीक है। तो हमको सेम फॉर्मूला यहाँ पर मिल रहा है, ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन स्फेरिकल चार्ज स्फीयर क्या होता है, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन अलग अलग केस बनेंगे, उसके सारे हम लोग पॉइंट जो है बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।